गुड मॉर्निंग एवरीवन, बीएड सेकंड ईयर। आज आपका पेपर है भूगोल का शिक्षण शास्त्र। मैं आपको पढ़ा रही थी संस्कृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम। संस्कृत शिक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था संस्कृत शिक्षा को तीन भागों में बांटा है: आदर्श शैक्षिक कार्यक्रम, विषय वस्तु संबंधी कार्यक्रम, प्रायोगिक कार्यक्रम। विषय वस्तु संबंधी कार्यक्रम पर मैं आपको बता रही थी जिसको 5 भागों में बांटा गया था: शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण की विधियां, शिक्षण तकनीकी और कक्षा कक्ष प्रबंध, शिक्षण तकनीकी और निर्देशन व परामर्श। पांचों भाग वापस लिख लेती हूँ। विषय वस्तु संबंधी, विषय वस्तु संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम। विषय वस्तु संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम को 5 भागों में जो बांटा गया है, पहला है शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण विधियां, तीसरी आती है कक्षा कक्ष प्रबंध, कक्षा कक्ष प्रबंध। फोर्थ है शिक्षण तकनीकी, शिक्षण तकनीक और फिर है निर्देशन व परामर्श, जिसमें मैंने आपको कल कक्षा कक्ष प्रबंध तक लिखवा दिया था। अब मैं आपको लिखवाती हूँ 4th पॉइंट, शिक्षण तकनीकी। शिक्षण तकनीकी जब हम यूज करते हैं शिक्षा को, हम ये कह सकते हैं एक अध्यापक अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए प्रभावशाली तरीके से कई सारी शिक्षण तकनीकों का प्रयोग जब करता है तो उसको प्रयोग किस तरीके से करा जाना चाहिए, उसका उपयोग भी पहले अध्यापक को आना चाहिए, तभी वो बालकों को सिखा सकता है। इसमें हम लिखेंगे इस सोपान के अंतर्गत, छात्र अध्यापक को शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा, शैक्षिक अभ्यास में इसकी भूमिका, उद्देश्य, उपयोगिता, क्षेत्र, व्यावहारिक तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी,
साधनों का प्रयोग सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। शिक्षण तकनीकी में इस सोपान के अंतर्गत छात्र अध्यापक को शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा की शैक्षिक तकनीकी होती क्या है, टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किस तरीके से होती क्या है, उसका अभ्यास कराया जाता है और इसकी भूमिका, इसके उद्देश्य, इसकी उपयोगिता कि किस तरीके से इसको उपयोग करना चाहिए, क्षेत्र किस जगह पर शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग होता है, व्यवहारिक तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, प्रारूप, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, दृश्य श्रव्य संसाधनों का प्रयोग किस तरीके से सैद्धांतिक ज्ञान को प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, इन सभी का उपयोग या इन सभी के बारे में छात्र अध्यापकों या भावी अध्यापकों को और अध्यापक जो उनको पढ़ा रहा है उन सभी को ही इस चीज का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि जो सैद्धांतिक विषय होते हैं, जो भी विषय वस्तु जो हमारी होती है, पाठ्यक्रम जो हमारा निर्धारित होता है वो सैद्धांतिक होता है। जब वो सैद्धांतिक होता है तो उस विषय वस्तु या उस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका हम प्रयोग अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से करके बताते हैं, उनको समझाते हैं, तो बालक उसको चीज को ज्यादा अच्छे से और जल्दी से सीख सकता है, समझ सकता है। अगर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग ना करके हम सिर्फ चित्रों के माध्यम से या सिर्फ हम एक उसको उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश करें तो बालक उसको इतना अच्छे से नहीं समझ पाएगा। नहीं समझने का रीजन यही है क्योंकि उसने प्रयोग करते हुए उस चीज को नहीं देखा। सपोज मान लो हम इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा देते हैं यहाँ पर और इलेक्ट्रिक बोर्ड के माध्यम से एजुकेशन कराए तो बालक को इलेक्ट्रिक बोर्ड का प्रयोग पता होगा कि किस तरीके से उसका प्रयोग करते हुए उससे शिक्षण कार्य कराया जा सकता है। लेकिन जब हम एक नॉर्मल बोर्ड रखते हैं चौक डस्टर का और बालक आगे जाके कभी इलेक्ट्रिक बोर्ड या हम ये कह सकते हैं ऐसे नए जो टेक्नोलॉजी के बोर्ड आते हैं उनके माध्यम से उसको पढ़ाने की कोशिश करें तब वो नहीं पढ़ा सकता है क्योंकि उसको उस अध्यापक को उसका प्रयोग मालूम नहीं है कि किस तरीके से इस बोर्ड का उपयोग में लाया जा सकता है। उस टाइम में क्या होगा, जो जब अध्यापक पहले उसको सीखेगा फिर छात्रों को उसको उस इलेक्ट्रिक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाएगा। लेकिन अगर उसको हम पहले से इन चीज़ों का ज्ञान देने लग जाते हैं भावी अध्यापकों को तो उससे क्या होता है कि बालक ने उस चीज़ को सीख रखा होता है। फिर है नेक्स्ट निर्देशन और परामर्श। निर्देशन परामर्श में हम लिखेंगे इस सोपान के अंतर्गत छात्र अध्यापक को निर्देशन का अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता, अंतर विधियां, सिद्धांत, परामर्श का
और विधियों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? जब छात्र अध्यापक को निर्देशन और परामर्श पढ़ाया जाता है तो निर्देशन और परामर्श क्या होता है, पहले तो दोनों का मीनिंग समझाया जाएगा। दोनों को पढ़ाने के लिए, दोनों को के माध्यम से किसी कार्य को कराने के लिए किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि निर्देशन हम जब किसी बालक को या व्यक्ति को किसी कार्य के लिए हम बाध्य कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं। परामर्श हम उसको बाध्य नहीं करते हैं, निर्देशित नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक अपनी विचारधारा जो होती है हम उसको समझा देते हैं और उसके माध्यम से उस बालक को वो कार्य करना है या नहीं करना है उसके व्यक्ति के ऊपर या उस बालक के ऊपर वो डिपेंड करता है। हम उसको फोर्सफुली या हम उसको बाध्य नहीं कर सकते। तो दोनों में डिफरेंस समझाया जाता है, दोनों की विधियाँ समझाई जाती है, दोनों के सिद्धांत समझाए जाते हैं और दोनों में क्या डिफरेंसेस है और किस तरीके से हम निर्देशन और परामर्श के माध्यम से अपनी विषय वस्तु को समझा सकते हैं। इस तरीके से छात्र अध्यापकों को इस विषय का ज्ञान कराया जाता है। तो ये भी विषय वस्तु संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम जिसको 5 भागों में बांटा गया है। अब है आपके प्रायोगिक कार्य, थर्ड पॉइंट है इसी का प्रायोगिक कार्य। तीसरा पॉइंट है, इसमें हम लिखेंगे प्रत्येक स्तर पर प्रायोगिक कार्य शिक्षक शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक शिक्षक को प्रायोगिक कार्य करने का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्रदान करना चाहिए। प्रायोगिक कार्य प्रत्येक स्तर पर प्रायोगिक कार्य कराए जाते हैं। शिक्षक शिक्षा में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिक्षक शिक्षा में तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोगिक प्रैक्टिकल ही कार्य कराए जाते हैं। थ्योरिकल क्लासेस बहुत कम होती है। प्रैक्टिकली कार्यों के माध्यम से कि बालक को आपको एक पाठ पढ़ाना है तो उसको हम कितने भागों में बांट कर पढ़ाएंगे, लेसन किस तरीके से पढ़ाए जाते हैं, शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, सारे ही प्रायोगिक कार्य के माध्यम से आपको उस विषय वस्तु को समझाया जाता है। क्यों कराया जाता है? क्योंकि प्रायोगिक कार्य चाहे अभी हम इसको कह सकते हैं, चाहे हम इसको यूजीसी लेवल पे या महाविद्यालय स्तर पर कराएं, चाहे हम इसको प्राइमरी लेवल पर कराएं, लेकिन प्रायोगिक कार्य के माध्यम से बालक जल्दी सीखता है। क्यों जल्दी सीखता है? क्योंकि अध्यापक सामने स्वयं खड़ा रहकर उसको प्रयोग करके उस चीज को बताता है। कोई खेल होता है, खेल बालक को सिर्फ हम नियम बता दें और सिर्फ पिक्चर्स बता दें, उसके माध्यम से क्या बालक खेल खेलना सीख जाएगा? नहीं सीख सकता। जब तक अध्यापक उस खेल को स्वयं खेल के नहीं बताएगा, उसके बारे में या उस क्रिया को खुद करके नहीं बताएगा, तब तक बालक नहीं सीख सकता है। नियमों के थ्योरिकल माध्यम से बालक किसी भी कार्य को जल्दी
ज़्यादा अच्छे से सिखाई जा सकती है, क्योंकि प्रायोगिक कार्य में अध्यापक स्वयं उस कार्य को करके सिखाता है। जब स्वयं करके सिखा रहा है तो बालक उसको उसी तरीके से करना सीख जाता है, तो उसका इफेक्ट या उसका प्रभाव भी ज़्यादा रहता है। और प्रशिक्षण कार्य में तो प्रायोगिक कार्य के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य होता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसके प्रायोगिक कार्य, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है शिक्षण अभ्यास, शिक्षण अभ्यास। दूसरा है सामुदायिक कार्य और तीसरा है विद्यालय संबंधी कार्य। 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिक्षण अभ्यास, दूसरा है सामुदायिक कार्य और तीसरा है विद्यालय संबंधी कार्य। तो फर्स्ट है शिक्षण अभ्यास। इसमें हम लिखेंगे छात्र अध्यापक द्वारा, छात्र अध्यापक द्वारा शिक्षण अभ्यास, शिक्षण अभ्यास, छात्र अध्यापक द्वारा शिक्षण अभ्यास की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने का यह अर्थ होता है कि उसमें एक कुशल शिक्षक के गुण विद्यमान, सकल शिक्षक के गुण विद्यमान है, जो छात्र अध्यापक शिक्षण अभ्यास की प्रक्रिया, शिक्षण अभ्यास की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक संपन्न नहीं कर सकता
सफल शिक्षक या हम ये कह सकते हैं कि अभ्यास करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। ये तो ठीक है कि अभी शिक्षण अभ्यास के लिए आप लोगों को स्कूलों में भेज दिया जाता है। जब पहले टाइम में जब शिक्षण अभ्यास कॉलेज से ही विद्यालयों में कराए जाते थे, कॉलेज टीचर साथ में होता था, तब लगता था कि हाँ शिक्षण अभ्यास कार्य कराए जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था, वहाँ पर एक डर होता था कि कॉलेज का टीचर साथ में है। चाहे समय कम होता था, 10-10 लेसन बनाए जाते थे और 15 या 2 महीने में शिक्षण अभ्यास कार्य कंप्लीट हो जाते थे। लेकिन एक जो कॉलेज का अध्यापक जो सिखाना चाहता है उसके माध्यम से बालक को भी डर रहता था, विद्यार्थियों को, छात्र अध्यापकों को डर रहता था कि हमारा कॉलेज का टीचर या कोई अध्यापक हमारे साथ है जो हमें क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और वो हमें गलतियां निकाल कर बताता जाएगा, डांटेगा। लेकिन अभी क्या हो गया है कि शिक्षण अभ्यास कर तो ज़्यादा टाइम के लिए दिया है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, कुछ बालक विद्यालयों में जाकर शिक्षण अभ्यास कंप्लीट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, घर पे रह के भी शिक्षण अभ्यास को कार्य को कंप्लीट कर आ जाते हैं। तो इस आधार पर जो एक हम ये कह सकते हैं कि सफल शिक्षक के या एक अच्छे शिक्षक के जो गुण उसके अंदर विद्यमान होने चाहिए, वो गुण उसमें विद्यमान नहीं हो पाते हैं और सिर्फ एक एग्जामिनेशन प्रतियोगी परीक्षा पास करके कोई भी बालक अध्यापक बन जाता है। आगे जो फ्यूचर आ रहा है, भविष्य में जिन बालकों को वो शिक्षा प्रदान करेगा, उनको वो सही शिक्षा प्रदान करने नहीं कर पाता है, या हम ये कह सकते हैं उसमें कोई, जब उसने खुद ने अभ्यास नहीं करा तो वो बालकों को किस तरीके से शिक्षा प्रदान करेगा, ये उसको खुद को ही पता नहीं होता है। इसलिए शिक्षण कार्य में या हम ये कह सकते हैं कि जब शिक्षक बनने की ट्रेनिंग लेते हैं उस टाइम पे, चाहे कोई से भी ट्रेनिंग लो, हम चाहे नर्स बने, मेडिकल लाइन में जाए, नर्स बने, डॉक्टर बने, लेकिन उसमें भी जब तक हम पहले से इंजेक्शन लगाना है, पट्टी बांधना है, कुछ भी कार्य जब तक हम नहीं सीखेंगे या हम खुद अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या हम किसी को एक सही से इंजेक्शन भी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। जब हमने इस तरीके से अगर अभ्यास नहीं करा, सीखा ही नहीं, तो हम किसी की जान भी ले सकते हैं। तो कोई भी क्षेत्र हो, सभी में अभ्यास जरूरी होता है। अगर अभ्यास किसी भी कार्य का नहीं किया जाएगा या नहीं करा जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि हम उस कार्य को करने के लिए समर्थ या सही व्यक्ति नहीं है, चाहे वो कोई टीचर ट्रेनिंग हो, चाहे वो अदर कोई भी ट्रेनिंग हो। नेक्स्ट है सामुदायिक कार्य। सामुदायिक कार्य में हम लिखेंगे इस प्रकार के कार्य में उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो समाज के मध्य संबंध होते हैं। शिक्षा समाज में अत्यधिक सम्मानीय व्यक्ति होता है। इसलिए समाज
समाज की विचार धारा को परिवर्तित व सकारात्मक बनाने को शिक्षक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामुदायिक कार्य से मतलब है कि समाज के अंतर्गत रहते हुए जो भी जितने भी कार्य प्रकट किए जाते हैं उन कार्यों को या ऐसे कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो समाज के मध्य संपन्न होते हैं, समाज के बीच में रहकर संपन्न कराए जाते हैं। शिक्षक समाज में अत्यधिक सम्मानीय व्यक्ति होता है। प्राचीन समय में अत्यधिक सम्मानीय व्यक्ति शिक्षक को माना जाता था। वर्तमान की स्थिति के अनुसार नहीं बता रही मैं, वर्तमान में तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं, लेकिन प्राचीन समय में शिक्षक जो होता था, गुरु जो होता था, एक बहुत सम्मानीय व्यक्ति होता था, क्योंकि ये माना जाता था, माना तो आज भी जाता है कि एक अध्यापक जो होता है वो पूरे राष्ट्र का या पूरे देश के भविष्य का निर्माण करता है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, सर्जन हो या कोई IAS ऑफिसर हो, कोई भी हो, लेकिन उनको बनाने वाला या उनका निर्माण करने वाला या उनको शिक्षा प्रदान करने वाला कौन है? एक शिक्षक ही है। तो शिक्षक का समाज में बहुत सम्मानीय व्यक्ति माना जाता था और ये माना जाता था कि समाज की विचारधारा को परिवर्तित करने में शिक्षक का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ एक प्राचीन जो कृतियाँ या जो विचारधाराएं जो प्राचीन समय से चली आ रही थी, कुछ एक चेंज हुई है, कुछ एक कभी भी नहीं हुई है, सारी नहीं हुई है, मैं ये नहीं बोलती, लेकिन जो चेंज हुई है उसको चेंज करने में, उसको परिवर्तित करने में या समाज की विचारधारा को उस तरीके से परिवर्तित करने में शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि शिक्षक किस तरीके से कोई भी विषय वस्तु या कोई जो एक हम ये कह सकते हैं कोई भी जो भी समाज में रीति रिवाज चलते हैं उसको किस तरीके से बालकों के सामने प्रस्तुत कर रहा है और किस तरीके से उसको समझा रहा है, उसके कौन कौन से गुण बता रहा है, तो वो शिक्षक एक सकारात्मक बालकों को एक सकारात्मक सोच देता है। सकारात्मक सोच का असर ये होता है कि आगे जाके वो समाज में परिवर्तन, चेंजेस आना ही आना होता है और चेंजेस लाते ही लाते हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसी विचारधाराएं समाज में चल रही है जिनमें परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। फिर तीसरा पॉइंट है विद्यालय संबंधी कार्य। विद्यालय संबंधी कार्य में हम लिखेंगे विद्यालय संबंधी कार्य में हम लिखेंगे इस सोपान के अंतर्गत, इस सोपान के अंतर्गत विद्यालय परिषद में होने वाले क्रियाकलापों का प्रायोगिक ज्ञान कराया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम
वृक्षारोपण विद्यालय, वृक्षारोपण विद्यालय की साज सज्जा, विद्यालय की साज सज्जा व शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण आदि कार्य आते हैं। इसके अभाव में भी शिक्षक को पूर्व शिक्षक को पूर्ण इसके अभाव में शिक्षक को पूर्ण शिक्षक नहीं माना जा सकता है। विद्यालय संबंधी कार्य जैसे आप लोगों को पता ही कि विद्यालय परिसर में होने वाले जितनी भी प्रयोग क्रियाएं होती हैं, प्रायोगिक ज्ञान कराया जाता है, उसमें पाठ्य से कम क्रियाएं भी आती है। वृक्षारोपण है, विद्यालय की साज सज्जा है, शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण है, आदि कार्य आते हैं। और अगर किसी शिक्षक को ये कार्य नहीं आते हैं तो पूर्ण शिक्षक उसको नहीं माना जा सकता है। तो ये थे संतुलित शिक्षा के आपके 3 भाग: शैक्षिक आधार शैक्षिक कार्यक्रम, विषय वस्तु शैक्षिक कार्यक्रम और प्रायोगिक कार्य। आज आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न है आपका प्रायोगिक शैक्षिक कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रायोगिक शैक्षिक कार्यों का वर्णन कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए